दोस्तों, अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध 7 मई को शुरू हुआ था, जिसका कारण 22 अप्रैल जब बैसरन पहलगाम में आतंकवादियों ने, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर थे, उन्होंने 26 भारतीयों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन उसमें सबसे दर्दनाक जो बात थी वो ये थी कि पहले उनसे धर्म पूछा गया और जब हिंदू शब्द उन्होंने यूज किया तो उन्होंने मौत की नींद सुला दिया। ये पर्टिकुलरली टारगेटेड थे हिंदूस, और इसको मारने के बाद ये सारी खबर जो है, ये घटना जो है, सारे दुनिया में आग की तरह वायरल हुई। जो आतंकवादी होते हैं उनकी मेन ख्वाहिश ये होती है कि जो वो मौत का तांडव खेल रहे हैं उसे सारी दुनिया देखे, और दुनिया को दिखाने के लिए आज हमारा मीडिया हर वक्त मौजूद है। और ऐसा ही उन्होंने किया। बैसरन पहलगाम के पास एक पर्यटक स्थल जहां पे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, सारी दुनिया ने इसकी निंदा की। और इसके विपरीत हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकीय ठिकानों के ऊपर बम्बार्डमेंट की और उनको तबाह कर दिया। बाद में जब सैनिक प्रवक्ता ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो संबोधित कर रहे थे तो क्वेश्चनेयर पूछा गया, उनसे सवाल पूछा गया कि आपने कितने लोगों को मारा है, तो उनका सिर्फ एक दो टूक जवाब था कि हमने आतंकीय अड्डों को तबाह किया है, हमारा काम लोगों को मारना या उनकी गिनती करना नहीं था। बड़ा स्पष्ट बात थी कि जो आतंक को सपोर्ट कर रही है सरकार, जो आतंक के ठिकाने को चला रही है, उन आतंकवादियों को और उन आतंक के ठिकानों को तबाह करना भारत का मुख्य उद्देश्य था, और यही उद्देश्य उन्होंने अचीव किया। लेकिन पाकिस्तान सरकार रिटेलिएट करती है, भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ जाता है। इसमें मिसाइल्स भी चलती हैं, ड्रोन हमले होते हैं, जो हमारे नेट हैं उनके जरिए वहां पे C-10, CF-15 और भारत की जो अभी हमने रफाल खरीदा फ्रांस से, इन सब ने हवाई हमले में बड़ी सर दोनों तरफ से ये युद्ध जो है वो लड़ा गया। और इस युद्ध में ऐसा लगता था कि भारत विजयी हो रहा है। लेकिन 10 तारीख को शाम के वक्त डोनाल्ड ट्रंप, जो USA के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एकदम घोषणा कर दी कि मैंने दोनों देशों को कह दिया है कि युद्ध को विराम लगाएं, और इस प्रकार सीज फायर की घोषणा हो जाती है और दोनों मुल्क पाकिस्तान और इंडिया युद्ध विराम की तरफ चल पड़ते हैं। इसके विपरीत 2 दिन अभी सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई थी, 2 घंटे बाद फिर पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर खोल दिए और अकस्मात भारतीय सेना के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन ये तो भारतीय सेना बड़ी चाक चौकन्नी थी, जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया, और पाकिस्तान का कोई ड्रोन या उनकी फतेह मिसाइल जो भारत पर छोड़ी गई, उन्होंने एक भी उसको तबाह कर दिया, हवा में ही तबाह कर दिया, और इस प्रकार भारतीय नागरिकों की जान बचाई। भारत इस युद्ध में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन अकस्मात सीज फायर की घोषणा ने युद्ध को विराम लगा दिया। ये युद्ध विराम लगा, और दूसरी तरफ IMF ने, जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान को लोन देने के लिए आनाकानी कर रहा था, उसने लोन देने की घोषणा कर दी। $3 बिलियन जो पाकिस्तान को इमदाद के रूप में दे दिए गए। भारत बस देखता रह गया। देखा जाए तो भारत वैसे तो मैदानी इलाके में, अगर भारत युद्ध में देखा जाए तो विजयी था, लेकिन जहां तक डिप्लोमेसी का कंसर्न है, वहां पे ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अस्तब्ध रह गया, क्योंकि इसके लिए भारत या भारतवासी तैयार नहीं थे। लेकिन एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, युद्ध किसी भी हाल में हो वो युद्ध ही है, और युद्ध का अंत जो है वो विनाश ही है। और युद्ध खत्म हो जाना, बहुत लोगों ने राहत की सांस ली।
लेकिन अब युद्ध के बाद कई अटकलें लग रही हैं कि भारत जीता, कि पाकिस्तान जीता। देखिए, हर देश यही कहेगा कि हम जीते, पाकिस्तानी कह रहे हैं हम जीते, हम कहेंगे हम जीते। ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन ये तो जो घटनाक्रम है और जो वहां की पिक्चर्स हैं वो बताती हैं कि किस प्रकार भारत आक्रमणकारी रहा, और भारत का आक्रमण बड़ा सटीक रहा, और खास तौर भारत की अपनी बनाई हुई ब्रह्मो मिसाइल बड़ी कामयाब सिद्ध हुई। इस युद्ध के दौरान हमने कुछ बातें ऐसी नोट की जो हमें आज आपके सामने लेके आई हैं। नंबर एक, पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा रहा और उसने हर प्रकार से पाकिस्तान की मदद की। उधर से टर्की ने भी पाकिस्तान को सहायता दी, ड्रोन दिए, और ये अनमैन्ड जो ड्रोन है इनके बहुत सारे हमले भारत पे किए गए। भारत के लिए इजराइल आया, और फ्रांस जिसके जिसके साथ हमने इतनी बड़ी इकोनॉमिक डील की थी, हमने उसके 32 रफाल खरीदे थे और जिनकी आगे 60 और खरीदने की हमारी आपस में संधि हुई है, उसने हमें किसी प्रकार की रफाल के कंसर्न नो हाउ देने के लिए इनकार कर दिया। हम चाहते थे कि भारत उस नो हाउ को लेके कल को अपनी इंडिजियस प्रोड्यूस करना चाहता है तो कर सके, जबकि पाकिस्तान को चाइना ने ये नो हाउ दी। और पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बना रहा है, क्लेम कर रहा है कि वो अपना जो C-10 और उसका जो 15 है, वो जो विमान है जो चाइना ने दिए हैं, उनकी प्रोडक्शन बहुत सारे पुर्जे जो है वो खुद वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो भी नई एस्टेब्लिश हुई है। यहाँ पे भी जहाज बनाने की हमारे पास क्षमता है, हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस युद्ध में हमारे साथ रशिया जो 1955 से हमारे साथ था, वो इस बार साथ था। उसके दिए हुए हथियार S-400 बड़े कारगर सिद्ध हुए, और हम उसके कारण भी इन जो मिसाइल के अटैक हैं या ड्रोन अटैक हैं उनको खत्म कर सके। लेकिन रशिया ने इस बार भारत की सहायता तो की और आश्वासन भी दिया कि वो भारत के साथ खड़ा है युद्ध में और युद्ध के बाद भी, लेकिन इस बार उसकी वो गर्मजोशी दिखाई नहीं दी जो पहले हुआ करती थी। क्या कारण है कि इस बार हम जहां पर दुनिया की सहानुभूति की बात है, वो सहानुभूति किताबों में और बातों में तो दिखाई दी, लेकिन वास्तविकता ये अलग थी, क्योंकि कोई भी देश हमारे मदद के लिए नहीं आया और सभी ने यही कहा कि बातचीत करके इस मसले को सुलझाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों को बोला कि आर्थिक तंगी आ जाएगी, मैं आर्थिक तौर पे आपको कह रहा हूं कि इस युद्ध को खत्म कर दो, और युद्ध को विराम लग गया। और उसने यहां तक कह दिया कि मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की कश्मीर प्रॉब्लम जो है, जो पिछले 1000 साल से चली आ रही है, मैं उसका भी मध्यस्थ करके खत्म कर दूंगा। जबकि भारत हमेशा यही कहता है कि हम दोनों देश बैठ के इसको खत्म कर लेंगे, लेकिन इस बार ट्रंप ने यह भी बोल दिया। क्या कारण है? ट्रंप ने जो ये कहा कि मैंने कहा सीज फायर और युद्ध को विराम लग गया, हमने ट्रंप की बात मानी। हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी बड़े नपीतुली स्पीच में हर बात का जवाब दिया और हर भारतीय को यह समझाने की कोशिश की कि हमने ऑपरेशन सिंदूर, जो अपनी औरतों के मांग के सिंदूर को मिटाने के जो कोशिश की गई थी, उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अभी खत्म नहीं हुआ, ये स्थगित किया है। अभी ये ना समझना कि ये युद्ध खत्म हो गया, ये युद्ध विराम है। ये तब तक है जब तक हमारा पड़ोसी मुल्क आराम से बैठता है। अगर वो कोई ऐसी हरकत अगर आज या इसके बाद कभी करेगा तो दोबारा युद्ध छिड़ जाएगा। हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने दो टूक जवाब दिया है कि जहां पर जब भी कोई आतंकवाद का साथ देगा या आतंकी हमला करेगा, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और भारत ने दिया भी, कोई माने या ना माने, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें।
आज हम अटकलें जो मर्जी लगा लें कि भारत का रफाल जो था वो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, वो C-10 और JF-17-15 जो थे चाइनीज के प्लेन, C-10-15 वो ज्यादा कामयाब रहे। भारत का रफेल गिर गया, इसलिए युद्ध को विराम लग गया। जहां तक भारत की अपनी और पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग का कंसर्न है, उसने फतेह मिसाइल छोड़ी, हमने वो तबाह की, और हमारी ब्रह्मोस जो थी वो बड़ी सक्सेसफुल रही। और इसके बारे में मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। वापस आए, क्या कारण है कि हम, जहां तक ऐसा लगता है कि डिप्लोमेसी में हम डेफिनेटली मैदानी जंग तो हम जीत गए, लेकिन जहां तक डिप्लोमेसी का कंसर्न आया वहां पे हम कुछ हारे दिखाई दिए, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट सपोर्टिंग नेशन को, जो कि दुनिया में साबित हो चुका है कि ये एक ऐसा देश है जो हमेशा टेररिस्ट को पनाह देता है, जिसने ओसामा बिन लादेन भी यहीं से पकड़ा गया और मारा गया था, ऐसे देश को ट्रंप ने इंडिया के साथ लाकर बराबरी में खड़ा कर दिया। सीज फायर से मेरे को कोई शिकायत नहीं, ये तो अच्छी चीज है, लेकिन सीज फायर में दोनों देशों को एक बराबर तोल देना तराजू में, ये ठीक नहीं। और एक बार भी उससे रिप्रीमेंड नहीं किया गया कि जो ये तुम काम कर रहे हो, जो ये तुम पनाह दे रहे हो टेररिस्ट को, और जो उनको ट्रेनिंग देते हो, ये सेंटर जो चला रहे हो, इनको बंद करो, क्योंकि ये भारत के लिए नहीं सारी दुनिया के लिए खतरा है। शायद अगर ये कहता तो मेरे को शायद पर्सनल लेवल पे तसल्ली होती, और ऐसा लगता कि जिस मकसद के लिए हमने उनके आतंकी ठिकाने थे, हमने सिर्फ उनको ही निस्ते नबूद किया, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ आतंकी अड्डे थे जहां से वो ट्रेनिंग देके भारत के ऊपर अक्सर आक्रमण करते हैं। चाहे पार्लियामेंट था, ताज था, पठानकोट था, कौन कौन सी बात हम बताएं आपसे। जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान इसी ताक में रहता है, और जब भी उसे मौका मिला उसने निहत्थे भारतीयों के ऊपर आक्रमण किया। और ये एक किस्म की वो प्रॉक्सी वॉर है जो उनकी आर्मी टेररिस्ट के रास्ते से भारत में इन्फिल्ट्रेट करती है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया उसे मुंह की खानी पड़ी, चाहे वो 1948 थी, चाहे 65, 71 और उसके बाद कारगिल, हमेशा ही उसे हार का सामना करना पड़ा। और वो जानता कि मैदानी युद्ध वो जीत नहीं सकता, तो इसलिए उस युद्ध से बचने के लिए उसने ये टेररिस्ट अटैक जो है, ये एक आसान रास्ता चुना है। उसके लिए आसान है, लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि श्रीनगर में ये जो घटना घटी 22 अप्रैल को, उसमें हमारी कुछ अपनी भी कमियां थी, क्योंकि जिस प्रकार हमें चाक चौबंद होना चाहिए था, हमें जागरूक होना चाहिए था, हमारी आर्मी कह लिए, आर्मी फेलियर या इंटेलिजेंस फेलियर थी, क्योंकि हम इतना सेंसिटिव एरिया श्रीनगर, उसको कैसे ऐसे छोड़ सकते थे कि कोई भी आर्मी का या पुलिस का जवान वहां पे मौजूद नहीं था जो उस समय किसी की रक्षा करता। वो 4 लोग आए, उन्होंने एक्शन लिया, और वो कहां गए? आफ्टर ऑल 250 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करके वो एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद वो एक घटना को अंजाम देते हैं। अंजाम देने के बाद वो गए कहां? वो पकड़े नहीं गए। उनके कॉम्बिंग ऑपरेशन आज भी जारी है, उनकी खोज हो रही है, डेफिनेटली वो पकड़े भी जाएंगे। और ये कोई ऐसा बात नहीं है कि हम इस बात में कमजोर हैं, लेकिन डेफिनेटली जो अपनी कमियां हैं हमें उसे कबूल करते हैं। सर, हम में से कुछ कमियां रह गई हैं और इसको हम प्लग करेंगे। इन जो कमियां हैं हमेशा ही प्लग होनी चाहिए। कुछ कमियां हमारी तरफ से भी रहती हैं जिनको हमें, ये जो लूप होल्स हैं, इनको प्लग करना चाहिए। अब रही भारत की डिप्लोमेसी की बात। डिप्लोमेसी में हमारे जो सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो तो बहुत ही बढ़िया हैं, बड़े पढ़े लिखे और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। बड़ी देर से वो इस ओहदे पर तैनात है, और भारत की जो छवि है दुनिया में चमकाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन ना जाने क्यों
अमेरिका में खास तौर पे ट्रंप के केस में हमारे से कुछ भूल चूक हो गई लगती है, क्योंकि जब मोदी जी, ट्रंप पावर में नहीं था, बिडेन पावर में थे, तो मोदी जी अमेरिका गए थे, तो ट्रंप के ने उससे मिलने की इच्छा जताई, लेकिन उस समय वो नहीं मिले। तो उनका ना मिलना भी, क्योंकि वो प्रोटोकॉल होता है, कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन ट्रंप वो बात भूला नहीं, उसने बात दिल में रखी। जब इस बार ट्रंप जीते, विजयी हुए 2024 में, तो और जनवरी में जब उनकी ताजपोशी होनी थी, तो उन्होंने नीता और मुकेश अंबानी को बुलाया और उधर जयशंकर को बुलाया, लेकिन मोदी जी को अपनी ताजपोशी में नहीं बुलाया। ये कारण कुछ भी हो, लेकिन ये डिस्कशन का वजह रही, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे, जो प्रेस थी वो कह रही थी कि मोदी को वो शायद इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में 13 फरवरी को मोदी जी अमेरिका जाते हैं उसके न्योते पर। लेकिन पहली बात तो ये कि वो ट्रंप जो है वो उनको रिसीव करने नहीं आता। उसके बाद नेतन्याहू याहू आते हैं, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनको रिसीव करने ट्रंप खुद जाता है, लेकिन मोदी जी को रिसीव करने के लिए वो नहीं जाते। बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ बातें आज अगर हम उस पीछे देख के संदर्भ में देखते हैं, तो हमें आज की सिचुएशन जो है, मोदी जी की जो सिचुएशन है, हमारे कंट्री की सिचुएशन है, ये मोदी की अकेले की व्यक्तिगत नहीं है, ये भारत की छवि जो है वो धूमिल होती दिखाई दे रही है। इसलिए मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। उसके बाद दोनों मिलते हैं और दोनों में 500 बिलियन डॉलर, वो ट्रेड जो हमारा 190 के करीब था, वो 500 बिलियन डॉलर 2030 इन 5 सालों में बढ़ जाएगा। इसके बारे में दोनों ने चर्चा की और कुछ आपस में समझौते किए, जिसमें भारत को बहुत सारे हथियार, अपाचे प्लेन्स और इसके अलावा हार्विस गन, हार्वर्ड गन जो है, उनकी जो अत्याधुनिक गन्स हैं, 5th जनरेशन 4th जनरेशन प्लेन्स है, वो मोदी जी ने भारत को देने की आश्वासन दिया और दोनों में इसके संबंध में व्यापारिक संधि भी हुई। और उसके ट्रंप जी ने मोदी जी को एक बात के लिए जताया कि मोदी सरकार, जो भारतीय सरकार है, व्यापार के केस में, क्योंकि अगर हम सपोज करो 100 रुपए का व्यापार हिंदुस्तान अमेरिका के बीच में हो रहा है, तो वो भारत के पक्ष में था 80% और 40% अमेरिका के पक्ष में, मतलब भारत का व्यापार अधिक था। और उसका कारण था कि भारत जो था, क्योंकि डेवलपिंग नेशन है, उनके ऊपर टैक्सेस जो है वहां पे कुछ छूट है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए उनकी चीजों पे टैक्स ज्यादा लगता है। लेकिन कुछ बात ट्रंप ने उस समय मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा पैरेलल, जिस प्रकार भारत अपनी गुड्स पे टैक्स लगाती है, भारतीय अमेरिकन गुड्स पे लगाती है, उसी टैक्स सिस्टम को ट्रीट करेगा। नंबर 2, जब मोदी जी वापस आए तो उसके पीछे ही इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारत की वहां पे अमेरिका में रह रहे थे, उनको उन्होंने आर्मी विमान में वापस भेजा, मिलिट्री प्लेन में, लेकिन सबको हथकड़ियां लगा के भेजा। ये एक बड़ी बेइज्जती थी जिसको सारी दुनिया ने और भारत में इसकी बड़ा आलोचना की गई। लेकिन सरकार का ये व्यक्तित्व था कि जब वो इलीगल तरीके से गए हैं तो ऐसे ही उनका ट्रीटमेंट होना था। लेकिन उसके बाद सरकार ने उनसे आह्वान भी किया कि आगे से ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने फिर जो दूसरी और तीसरी खेप भेजी, उसमें भी इसी ट्रीटमेंट के साथ उनको हथकड़ियां लगाकर वापस भारत भेजा। जो दूसरे देश थे जिनको लगा कि ये बड़ा गलत तरीका है, उन्होंने अपने जहाज देके उनको मंगवा लिया। मेरा मतलब ये है कहने का कि ऐसा लग रहा था कि भारत के साथ अमेरिका जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि विदेश नीति है, वहां पे जयशंकर जैसे जो विदेश मंत्री बैठे हैं, मोदी जी जैसे सियाने लोग बैठे हैं, तो वो बेटर जानते हैं। तो लेकिन जो उस समय पढ़ने सुनने में आया वो यही था, ट्रंप सरकार का रवैया भारत की तरफ अच्छा नहीं है, वो हर बात पर कोई मीन मेख निकाल रहे हैं। उसके बाद व्यापार के ऊपर बहुत प्रतिबंध लगा दिए गए और बहुत सारे टैक्सेस और टैरिफ जो है इंडियन गुड्स के ऊपर थोप दिए गए। ऐसा लगता था व्यापार भी खास तौर पर भारत के पक्ष में अब नहीं रहा। ऐसी स्थिति में भी भारत चुप रहा और ट्रंप के साथ उन्होंने संबंध बनाए रखे। दोस्तों, यूक्रेन रशिया युद्ध में
घुसा हुआ है। रशिया के साथ हमारे संबंध 1955 से बड़े कॉर्डियल रहे, बड़े दोस्ताना संबंध रहे। 1955 में जब क्रुश्चेव था तो प्रेसिडेंट था, तो उसने भारत की मदद की। जब 65 की लड़ाई हुई तब भी मदद की। 71 के युद्ध में, 91 में, हर वक्त उन्होंने भारत की मदद की। और खास तौर पे 6 बार यूएनओ में रशिया ने भारत के पक्ष में वीटो किया। और ये जो 6 बार वीटो किया गया, उसमें 3 बार तो सिर्फ श्रीनगर के मुद्दे को लेके उन्होंने मध्यस्थता को, क्योंकि जब यूएनओ ने मध्यस्थता करने की बात की तो रशिया ने भारत के पक्ष में वीटो किया। और आज भी अगर ये युद्ध हुआ है तो बहुत सारे हथियार, जहाज, मिग-21 तो हम जानते ही हैं रशिया का है शुरू से ही। ठीक है, अपना वक्त गुजार चुका है, आज हमने इसको आउट कर दिया है। इसके अलावा भी S-400 जो थे, मिसाइल्स को गिराने में बड़े कामयाब रहे। अभी भी रशिया ने ऑफर किया कि मैं आपको जहाज और S-400 की जगह 500 भी देने को तैयार हूं। मतलब आज भी वो मदद करने को तैयार है। और जब उसने मध्यस्थता को, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो उसने एक बात कही कि आप ये युद्ध विराम लगाओ, क्योंकि हर मसला युद्ध नहीं होता, आपस में बैठ के बातचीत की जा सकती है, और मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं। मुझे उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात याद आई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूक्रेन गए थे और रशिया ने बड़ी उनकी इज्जत की थी। और यूक्रेन में जाके उन्होंने यही बात कही थी कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, हम चाहते हैं कि बैठ के समझौता करो। आज का वक्त जो है युद्ध का नहीं है, वो आपस में बैठ के मिलजुल कर समझौता करने का है। शायद यही जो बात है उसने इस बार भारत को वापस पिरोस दी, क्योंकि उस समय शायद पुतिन देख रहा था मोदी जी की तरफ कि वो शायद उनके लिए कुछ दो शब्द बोले। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के समय से हिंदुस्तान जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट लेके चला। इसने अपने आप को किसी के साथ अलाइन नहीं किया। और तब याद होना, नाटो और नासर दोनों, तीनों ने मिलके एक नॉन अलाइंड मूवमेंट को चलाया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? भारत अकेला रह गया। जब चाइना ने युद्ध किया तो कोई इसकी मदद में नहीं आया, लेकिन भारत इस नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ लगा रहा। और आज भी इसी मूवमेंट को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमने क्वाड बनाया, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं। इन चारों देशों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया कि कभी भी जब मुसीबत आए तो चारों खड़े होंगे। लेकिन जब भारत को जरूरत थी तो कोई खड़ा नहीं हुआ। इजराइल जरूर भारत की मदद के लिए आया, और फ्रांस, क्योंकि उसकी अपनी सारी जो उनकी एयरफोर्स है वो शामिल थी, एयरप्लेन जो उनके नेट थे वो शामिल थे, रफाल, इसलिए वो हिंदुस्तान के साथ रहा। लेकिन वो भी लिप सिंपथी के अलावा कुछ नहीं कह सका। और ट्रंप ने तो सीधा ही बॉम्बशेल फेंक दिया। पता नहीं इसमें कहां तक हमारी सरकार तैयार थी या नहीं, क्योंकि अगर हम जीत की तरफ अग्रसर थे तो एकदम हम क्यों झुक गए, हमने इस सीज फायर को एक्सेप्ट क्यों किया। लेकिन कारण जो भी रहा हुआ, अंत यही है कि भारत जो है वो इसमें कामयाबी रहा, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि वक्त ये देखने का है कि हमारा मित्र कौन है। एक तो हमें नॉन अलाइंड रहकर देख लिया, लेकिन इसका कोई फायदा हमें नहीं हुआ। क्योंकि अगर इतने बड़े समुंदर में, जहां पे इतने मगरमच्छ जिंदा हैं, तैर रहे हैं, इधर उधर एक दूसरे को काट रहे हैं, हमें भी कुछ ऐसे साथी चाहिए जो हमारे भरोसे के हों और जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हो। और उनमें से रशिया ही ऐसा एक टेस्टेड फ्रेंड है जो जब जरूरत पड़ी वो हमारी पीठ के पीछे खड़ा रहा। और आज भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसने आश्वासन दिया कि वो खड़ा होगा। लेकिन हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा देख के शायद वो पीछे हट गया। और उसने जो ऑफर की है, जितना रुपया हमने इन यूरोपियन कंट्रीज को, फ्रांस वगैरह जैसे देश को दिया है, और उसने एक बार भी हमें रफाल डील में सपोर्ट करने की बात नहीं मानी। कितनी रिक्वेस्ट हमने की। और अगर यही रशिया होता तो रशिया ने कभी भी हमें मायूस नहीं होने दिया। इसी प्रकार अगर हम देखें तो तुर्की, तुर्की वही देश है जिसकी हमने
हर संभव सहायता, आर्थिक सहायता जरूरत पड़ने पर जब यहाँ पे आपातकाल आया था तो हमने की। लेकिन आज वही तुर्की पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया और उसने भारत के खिलाफ सिर्फ सहायता ही नहीं दी, आर्थिक उसने भारत के खिलाफ ड्रोन सहायता और हर संभव सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया। और भारत की इस समय और कोई देश मदद के लिए नहीं आया। शायद हम अपने मित्र चुनने में कहीं चूक कर गए हैं, शायद हम मित्र और दुश्मन की पहचान करने में कहीं गलती खा गए हैं। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कई बार हो जाता है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वो साथ नहीं देता, क्योंकि ये टोटली बिजनेस कम्युनिटीज हैं, बिजनेस कंट्रीज हैं जो अपने फायदे देखती हैं, दूसरों के नहीं। और एशिया के साथ तो वैसे भी खड़े नहीं होने को तैयार होते। एक रशिया ही है जो हमेशा हमारे साथ रहा। रूस हमेशा भारत की मदद करता रहा। 6 बार उसने भारत के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का प्रयोग किया। 3 बार ये वीटो तो श्रीनगर के मसले को लेकर किया गया और 57 से लेकर 71 हर वक्त उसने श्रीनगर के मसले में सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को बचाया। मेरा ख्याल हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिवाइव करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि जो पहले थी वो गलत थी, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ खामियां हो। उन खामियों को दूर करके हमें भी किसी ना किसी की सहायता लेनी होगी और उसी के साथ संबंध बनाए जाते हैं जो टेस्टेड हो और वक्त आने पे हमारे साथ खड़ा हो। थैंक यू सो मच।